कर हैं, हिमांशु भट्ट जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं, शुएब चौधरी जो कि बांग्लादेशी पत्रकार हैं। सबसे पहले बात करते हैं शुएब चौधरी साहब से और समझने की कोशिश करते हैं कि बांग्लादेश की हालत क्या है। शुएब साहब, ये तो सबको पता है कि करीब 250 से ज्यादा मामले हैं जो शेख हसीना के ऊपर लाद दिए गए हैं, और अब जब यूएन के कुछ प्रतिनिधि आए हैं और निश्चित तौर पर उन्होंने अल्पसंख्यक हिंदुओं के ऊपर अत्याचार का जिक्र किया होगा, तो स्वाभाविक तौर पर मोहम्मद यूनुस ने यह बताने की कोशिश की होगी कि किस तरीके से इसमें शेख हसीना जिम्मेदार है। और उन्होंने कहा भी कि हम चाहते हैं कि उनके ऊपर चार्ज फ्रेम किया जाए जिससे लोगों को सच्चाई पता चले। स्थिति क्या? धन्यवाद मानस भाई। देखिए, यूनुस एक जेन्युइन कल्प्रिट है, क्रिमिनल। मैं ये अभी जब शेख हसीना की अपराध कुंडली या क्राइम कुंडली की बात कर रहे, सो शेख हसीना की तख्ता पलट से पहले और उसकी तख्ता पलट के बाद जो हिंदू के नरसंहार हुआ, क्रिश्चियंस के ऊपर अत्याचार हुआ, मर्डर्स हुआ, 4000 तक पुलिस को मार दी, ये सारे घटना की यूनुस ने इंडेमनिटी दे दी। अगर यूनाइटेड नेशंस को कार्रवाई करना है तो यूनुस के खिलाफ इंडेमनिटी देने के कारण यूनुस के खिलाफ अभी क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी की चार्जेस लाना है। और ये कह रहे हैं कि वो क्या कहता है कि हसीना के ये क्या वो क्या। देखिए, वो तो कह रहे हैं कि हिफाजती इस्लाम की वो समावेश में पुलिस ने गोली चलाया, तो हिफाजती इस्लाम की मदरसा की 1 लाख से ज्यादा टीचर्स और स्टूडेंट्स 13 सितंबर 2013 में वो शपला चत्तर में बैठ गए और कहें कि हम उठेंगे नहीं जब तक बांग्लादेश को खिलाफत राष्ट्र की घोषणा नहीं हुआ। अभी इस हालत में एक सरकार क्या करते गई? बांग्लादेश को आप खिलाफत राष्ट्र बनाने की कोशिश करोगे और सरकार बैठकर आपको क्या, आपका ये दावी को ये डिमांड को मान लेगा? कभी नहीं। तो यूनुस के जो एडवाइजरी सलाहकारी काउंसिल में तो जो एक है जो रिलीजियस अफेयर्स एडवाइजर, वो तो पहले खिलाफत हिफाजत इस्लाम के ही लीडर थे। अभी यूनुस जो कह रहे, आपने जो कहा कि डर गई, यूनुस डर गए इसके लिए कि ट्रंप है। अभी आज ही यूनुस ने बीबीसी बांग्ला को कहा कि उसके साथ भारत के अच्छा रिश्ता बहुत अच्छे होने वाला है, और यूनुस के लोग कह रहे हैं अभी कि वो इसी महीने बिम्स्टेक की समिट में मोदी जी से मिलेंगे, और मोदी जी से मिलने के बाद वो ये लोग कह रहे हैं कि मोदी कुछ भी नहीं कर सकेगा, यूनुस के कुछ भी बिगाड़ नहीं सकेगा, और भारत की बांग्लादेश के सिवा कोई चारा भी नहीं। ऐसे हमारे बात नहीं, उनकी डिमांड है। अभी भारत को दिखाना है भाई, मोदी जी को दिखाना है। जैसे ट्रंप ने गर्दन पकड़ के जेलेंस्की को बाहर निकाल दी व्हाइट हाउस से, मोदी जी को अभी ये यूनुस को सिखाना है, सबक सिखाना है कि इसके ये जगह कहाँ है, ये भी सिखाना है। अभी ये आप जो एंटोनियो गुटेरेस जा रहे 23 मार्च 26 तारीख तक रहेगा, जितने ये यूनाइटेड नेशंस वगैरह ये सब क्या है, ये अमेरिकन डीप स्टेट की और अरब मुल्क की। और जैसे कि हिमांशु भाई ने कल ही बताए थे कि साइनो वहाबी लेफ्टिस्ट नेक्सस, ये साइनो वहाबी लेफ्टिस्ट नेक्सस ने तो यूनाइटेड नेशंस को घेर लिया, और यूनाइटेड नेशंस को तो अभी ये डार्क डेवलपर बना दी। तो अभी क्या हो रहा है बांग्लादेश में, साइनो वहाबी लेफ्टिस्ट नेक्सस की कॉन्स्पिरेसी चल रहा है। यूनुस उसके एक छोटे से कठपुतली है। और शेख हसीना, मैंने फिर भी कह रहा हूं कि शेख हसीना को ये सजीव वाजिद जॉय को सामने मत लाना। सजीव वाजिद जॉय ही डज नॉट रिप्रेजेंट बांग्लादेश। उसको देखने शक्ल से भी लगता है कि ड्राग लेके कोई बैठा है, इसको ना मालूम है बांग्लादेश की जो नर्व है, पल्स है, वो समझता नहीं है। शेख हसीना शुड कम फॉरवर्ड, और इस हालत में अवामी लीग नीड्स टू इमीडिएटली अपॉइंट अ स्पोक्स पर्सन। वो एग्जाइल में ही हो, भारत में ही हो, और कहीं और भी हो। अवामी लीग के अभी एक स्पोक्स पर्सन की बहुत ही जरूरत है, सख्त जरूरत है, क्योंकि बांग्लादेश के लोग जो इसको कंफ्यूज कर रहे हैं यूनुस, हमारे मीडिया में, बांग्लादेश की मीडिया सिवाय हमारे न्यूज़पेपर, प्लीज बाकी सारे न्यूज़पेपर में ये तो यूनुस के ढोल बजा रहे हैं, क्योंकि इसको पैसा मिलता है और बहुत कुछ मिलता है। बांग्लादेश की मीडिया इज नॉट एट ऑल enjoying any freedom of expression or freedom of press। पकड़ के ले जाता है जर्नलिस्ट को, मर्डर केस दे देता है,
इस हालत में मनोज भाई मैं कह रहा हूं कि शेख हसीना को इस हालत से ओवरकम करने के लिए फर्स्ट स्टेप मैं हिमांशु भाई से भी गुजारिश करूंगा कि उनके ओपिनियन के लिए, हमारा ओपिनियन है अवामी लीग मस्ट इमीडिएटली अपॉइंट अ स्पोक्स पर्सन टू ब्रीफ द नेशन लेकिन व्हाट अभी इज नहीं हैपनिंग। हुआ है, अभी नहीं हुआ है। इस पर हम चर्चा करेंगे। नहीं है। विदेशी मामलों के जानकार निपुण आलम बयान मेरे साथ मौजूद है। निपुण साहब, आ, बांग्लादेश के सरकारी अभियोजक और अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण के मुख्य अभियोजक मोहम्मद ताजुल हुसैन ने कहा है कि शेख हसीना के ऊपर जितने भी मामले दर्ज हैं वो कोई सामान्य मामले नहीं है, सामान्य हत्या का मामला नहीं है, बल्कि ये पूरी मानवता के खिलाफ मामला है। सैकड़ों लोग इसमें मारे गए, 25,000 से ज्यादा लोग घायल हो गए, और वो ये बोल रहे हैं कि इसलिए हम इसमें इंटरपोल की मदद ले रहे हैं। हमारी जो कानूनी प्रक्रिया वो आगे बढ़ रही है, और बाकायदा बांग्लादेश और भारत सरकार के बीच कैदी विनिमय का समझौता है। आवामी लीग की सरकार ने इस पर समझौता किया है, और इसलिए शेख हसीना को हमें वापस चाहिए। मैं आपसे जानना चाह रहा हूं, क्या शेख हसीना वापस जा पाएंगी? क्या बांग्लादेश उन्हें बुला पाएगा? क्या भारत उन्हें छोड़ेगा? और ये जिस समझौते की बात की जा रही है, जिस इंटरपोल की मदद की बात की जा रही है, क्या वो प्रक्रिया पूरी होगी, या ये मान लिया जाए कि वर्तमान की सरकार वैध नहीं है, लिहाजा भारत शेख हसीना को नहीं सौंपेगा बांग्लादेश को? देखिए मनोज भाई, आपने बिल्कुल लास्ट में जो लाइन आपने बोली कि सरकार वैध नहीं है, आपने अपने आप ही इस प्रश्न का उत्तर दे दिया। देखिए, जब हम एक बात करते हैं कि डेमोक्रेटिक स्टेट ऑफ कंट्री की, तो जो शेख हसीना गवर्नमेंट थी वो एक डेमोक्रेटिक प्रोसीजर से, यानी कि वाया द इलेक्शन चुनकर आपका आई थी। और अगर यूएन ये कहता है कि शेख हसीना ने वहां पर क्राइम किया है, तो कहीं ना कहीं वो डेमोक्रेटिक सेटअप को कहीं कहीं चैलेंज कर रहा है। और मैं मानता हूं कि यूएन की प्राइमरी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है कहीं भी, कि वहां पर डेमोक्रेसी क्या हो स्टैब्लिश हो। प्रेसिडेंट जो गवर्नमेंट बात कर रही है लीगल एस्पेक्ट्स की, क्या वो लीगल तरीके से आई है? लीगल का मतलब ये होता है, हम एक अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में वर्ड यूज करते हैं, टर्म यूज करते हैं तीन: शक्ति, सत्ता और वैधता। यानी कि पावर के थ्रू आप अथॉरिटी में तो आ जाते हैं शक्ति के दम पर, लेकिन उसको जब तक आप लेजिटिमेट नहीं करते हैं, उसको लेजिटिमेसी नहीं मिलती। और लेजिटिमेसी मिलती है दो ही तरीके से, या तो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसीजर से, या फिर आपका इलेक्शन से। तो डेमोक्रेसी में जो एक प्रक्रिया होती है वो होता है इलेक्शन की प्रक्रिया। तो प्रेसिडेंट गवर्नमेंट खुद अपने आप को लेजिटिमेसी नहीं कर पाएगी, लेजिटिमेट नहीं कर पाएगी। अगर इंटरपोल से मदद की बात करती है, ठीक, हम देखेंगे क्या इंटरपोल करेगा क्या नहीं करेगा, लेकिन मैं तो इसमें बहुत ही आश्वस्त हूं कि वहां पर इंडियन गवर्नमेंट का एक सिंपल सा स्टैंड ये होगा कि जिस सरकार के बारे में आप बात बोल रहे हैं, क्या वो सरकार एक डेमोक्रेटिक कंट्री में इलेक्ट होकर आई है? आप कहेंगे नहीं, इस प्रकार से तो आई नहीं है। वो तो एक आंदोलन है, शक्ति के दम पर आई है, और उसने आप लोगों को क्या किया, कूप करा के पावर हाथ में ले लिए, पहली बात। दूसरी बात आपने कहा जो एक्सट्राडिशन ट्रीटी या जिस प्रकार का कैदी विनिमय समझौते की हम बात करें, देखिए जो ये समझौता होता है इसमें इंटरनेशनल नॉर्म्स की बात भी हम लोग करते हैं। तो इंटरनेशनल नॉर्म्स में भी ये बात कही जाती है, उस हमारे साथ उस डील में भी लिखा हुआ है कि अगर पॉलिटिकली मोटिव करके कोई किसी प्रकार के एलिगेशन लगाए जाते हैं, किस प्रकार के आपके आरोप लगते हैं, तो उन आरोपों के अंदर क्या होगा कि जो दूसरा देश है उसके विवेक पर डिपेंड करता है कि वो उन आरोप को किस प्रकार से कंसीडर करे। जब हम किसी को एक पॉलिटिकल एसिलम देते हैं, तो पॉलिटिकल एसिलम में हम इस बात को कंसीडर करते हैं कि हम किस प्रकार से जो पॉलिटिकल लीडर हमारे पास में आई हुई हैं या किसी भी देश में आई हुई हैं, उन पर जो लगने वाले जो एलिगेशंस हैं, क्या वो पॉलिटिकली मोटिव हैं या वाकई में क्रिमिनल। क्या शेख हसीना एक क्रिमिनल प्रवृत्ति की महिला है जिनका आप क्रिमिनल केस लगा रहे हैं? दूसरी बात, जिन जिन लोगों को यूनुस गवर्नमेंट ने रिहा किया, क्या उनके पास टेररिज्म के वाले जो केसेस हैं, जो चार्जेस हैं, जैसे परवेज वरोरा की हम बात करें, वो तो इंडिया के द्वारा भी टेररिस्ट क्या आपका कंसीडर है। अब इस प्रकार के लोगों को आप छोड़कर, और जो डेमोक्रेटिक सेटअप से चुनकर आए जो नेता है, आप उस प्रकार एलिगेशन लगाते हैं, इसका मतलब उन सब लोगों को आप क्या करते हैं, एक तरह से आपका क्रिमिनल कह रहे हैं, जिन लोगों ने शेख हसीना को वोट देकर बांग्लादेश की सरकार में चुना था। तो मैं मानता हूं कि लीगल ग्राउंड पर भी हम जब बात करेंगे और डेमोक्रेटिक सेटअप पे भी बात करेंगे, तो इंटर